नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम लोग के द्वारा हाई क्वालिटी की वीडियो डाली जाती है, तो आप एक काम यह कर सकते हैं कि वीडियो देखते समय YouTube के सेटिंग में जाके कुछ समय के लिए हाई क्वालिटी वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, तत्पश्चात वापस लो क्वालिटी में आ जाए। इससे आपका जो स्क्रीन है वो भी क्लियर दिखेगा और आपका काम बन जाएगा। तथा साथ ही साथ जब मैं लेक्चर लेते रहता हूँ उस समय आप बड़ा ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं और आज हम बात करते हैं मध्यकालीन छत्तीसगढ़ की। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक प्रमुख राजवंश शासन किया था और वह है कलचुरी राजवंश। यह आपके मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक पीएससी के इतिहास में ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें कलचुरी शासन से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अतः आपको इन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है और आत्मसात करना है। जैसा कि हमारा ट्रेंड रहा है, हम सर्वप्रथम इन कलचुरियों का परिचय प्राप्त करते हैं। इन कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में 990 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक शासन किया है। थोड़ा और 2 साल बढ़ा लेते हैं, मराठा के सेनापति ने 1742 ईस्वी में यहाँ आक्रमण किया था, तो 990 से 1742 ईस्वी तक इन कलचुरियों का शासन रहा। इन कलचुरियों का परिचय हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। कलचुरिये अपने अभिलेख में अपने आप को चंद्रवंशी बताए हैं तथा ये अपने आप को पौराणिक नायक सहस्त्रार्जुन की भी संतान बताते हैं। इन कलचुरियों की भारतवर्ष में 4 शाखाएं थी। महिष्मती जो उज्जैन के समीप स्थित थी, त्रिपुरी जबलपुर, सरयू पार अर्थात उत्तर प्रदेश के पास सरयू नदी के निकट कोई स्थान, और रतनपुर जो कि दक्षिण कौशल में था। इस प्रकार इन कलचुरियों की 4 शाखाएं थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर किलहॉर्न इनकी राजधानी त्रितशौर्य बताते हैं। इनके अलावा इतिहासकार रमेशनाथ मिश्र और शांता शुक्ल इनकी प्राचीन राजधानी उच्चहरा बताते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा कई दफे यह प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन कलचुरियों की राजधानी नहीं है, लेकिन उनके विकल्प में उन जगहों का नाम रहता था जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेकिन जिस तरीके से पीएससी का ट्रेंड चल रहा है, निकट भविष्य में ये त्रितशौर्य और उच्चहरा दोनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस कारण आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि त्रितशौर्य और उच्चहरा दोनों को ही कलचुरियों की राजधानी के तौर पर याद रखें। कलचुरियों ने 248 ईस्वी पे अपना स्वयं का संवत चलाया और उसे कलचुरी संवत नाम दिया, और यह संवत लगभग 1000 ईस्वी तक चला। हमने पिछली कई क्लासों में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे वंशों के बारे में अध्ययन किया और वहां हमने देखा कि कई वंश अपने अभिलेखों में कलचुरी संवत का उपयोग करते थे। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में महान विरासत रही, प्रमुख प्रभुसत्ता रही।
इनके अलावा इन कलचुरियों को है वंशियों की भी शाखा कहा जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह है वंशियों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। प्राचीन समय में कलचुरी महास्मति पे शासन करते थे। इस महास्मति में शासन के पश्चात वह त्रिपुरी पर आए और त्रिपुरी में जब ये राजकाज कर रहे थे उस समय इन कलचुरियों की एक शाखा जिसे लहुरी शाखा कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आयोग ने पूछा है कि त्रिपुरी की कौन सी शाखा छत्तीसगढ़ में आई, तो आपको याद रखना है लहुरी शाखा। तो त्रिपुरी में राज करने वाली लहुरी शाखा ही कालांतर में रतनपुर में आई और यहाँ अपना राजकाज प्रारंभ की, यहाँ अपना वर्चस्व बनाई। कहानी 9वीं सदी से स्टार्ट होती है। 9वीं सदी में अभिलेखों में हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि 9वीं सदी में त्रिपुरी का राजा कोकल हुआ था। उस कोकल राजा का एक पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय था, जो कि मुग्धतुंग के नाम से भी काफी मशहूर था, प्रसिद्ध था। लोग उसे निक नेम मुग्धतुंग पुकारते थे। ये छत्तीसगढ़ या बोला जाए तो दक्षिण कौशल का पाली क्षेत्र पर आक्रमण किया। यह वही पाली है जो कटघोरा के समीप स्थित है। यह वही पाली है जो कोरबा जिले में आता है। इस राजा मुग्धतुंग ने पाली पर आक्रमण किया और तत्कालीन समय पाली पर बाणवंशी विक्रमादित्य का शासन था, उसे परास्त किया और पाली को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके साथ ही साथ इसने राजधानी तुम्माड़ को बनाया, जो कि वर्तमान में छुरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ विजय प्राप्त करने के पश्चात मुग्धतुंग ने अपने छोटे भाइयों को यहाँ राजकाज संभालने के लिए, शासन देखने के लिए नियुक्त कर दिया। यहाँ इन त्रिपुरी के कलचुरियों की 2-3 पीढ़ी आसानी से शासन करते रही। तत्पश्चात उड़ीसा वाले सोमवंशी ने इनके ऊपर आक्रमण किया और यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर कालांतर में इन त्रिपुरी के युवराज देव और युवराज देव का पुत्र लक्ष्मण द्वितीय ने भी सोमवंशियों पर आक्रमण किया और यहाँ वापस फिर से कलचुरियों की सत्ता स्थापित हो गई और इसी प्रकार सोमवंशी और कलचुरियों के मध्य युद्ध निरंतर जारी था। इसी बीच कलचुरी राजा कोकल द्वितीय ने अंतिम रूप से इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और तत्पश्चात फिर लगातार कलचुरियों का शासन इस क्षेत्र पर चालू हुआ। इस कोकल देव द्वितीय का पुत्र कलिंगराज था। यह कलिंगराज ने इस क्षेत्र पर फिर से विजय प्राप्त किया और यहाँ पर राजकाज प्रारंभ किया। तो एक सामान्य सा परिचय प्राप्त करने के पश्चात हम अब इन कलचुरी वंशियों राजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक एक राजाओं का कंठस्थ हो जाना चाहिए, कार्य, उनके गद्दी में बैठने के वर्ष, क्योंकि इनकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। आइए सर्वप्रथम हम राजा कलिंगराज की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, कलिंगराज कोकल द्वितीय का पुत्र था। यह लगभग 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में शासन करता है, गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही साथ तुम्माड़ में अपनी राजधानी बना लेता है। इसे कलचुरी वंश का संस्थापक के रूप में, प्रथम राजा के रूप में भी जाना जाता है। इसके तुम्माड़ विजय की जानकारी पृथ्वीदेव प्रथम, जो कि इसी कलचुरी वंश का शासक है, जो कि कालांतर में आएगा, हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस पृथ्वीदेव वन के
अमोदा ताम्रपत्र में कलिंग राज के तुम्माड़ विजय की जानकारी प्राप्त होती है। यह कलिंग राज परम महेश्वर की उपाधि धारण करता है। इस परम महेश्वर की उपाधि से फिर से एक बात का पता चलता है कि यह जो कलचुरी थे ये शैव मत को मानते थे। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह उपाधि हमें कहीं ना कहीं यह सोच प्रदान करती है कि ये कलचुरी शैव वंश को मानते थे। इसके अलावा इस कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में स्थित महिषासुर मर्दिनी का मंदिर बनवाया है। बहुत ही प्रसिद्ध यह मंदिर है जो कि चैतुरगढ़ में स्थित है। लोग बाग नवरात्रि में यहाँ माता के दर्शन करने जाते हैं। कलिंग राज के पश्चात 1020 ईस्वी में उसका पुत्र कमलराज गद्दी पर बैठता है। यह कमलराज त्रिपुरी के राजा गांगेय की अधीनता को स्वीकारता था, अर्थात यह कमलराज त्रिपुरी के राजाओं के अधीन शासन करता था। पृथ्वीराज प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि त्रिपुरी राजा गांगेय जब उत्कल पर आक्रमण करने जाता है तो उस समय यह कमलराज उसकी सहायता करता है और इसी अभियान के दौरान उसे एक उसका बहुत ही वफादार साथी, मित्र, मंत्री साहिल नाम का वीर पुरुष उसे मिलता है। इस साहिल वीर पुरुष को कमलराज अपने साथ छत्तीसगढ़ ले आता है। कालांतर में इस साहिल के कुल से ही बहुत सारे वीर पुरुष पैदा हुए जो इन कलचुरी राजाओं के राज्य विस्तार में बहुत अहम भूमिका निर्वहन करते हैं। इस कमल राज के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव या रत्नराज प्रथम 1045 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इस रत्नदेव या रत्नराज प्रथम की पत्नी का नाम नोनल्ला मिलता है। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2020 के आयोग के किसी क्वेश्चन पेपर पर इससे प्रश्न आया है और यह भी पूछा गया कि ये जो रानी नोनल्ला थी वो किसकी पुत्री थी। तो ये रानी जो नोनल्ला थी वह कोमोमंडल के राजा वज्जुक वर्मा की पुत्री थी। यह क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है, इस कारण आपका परम कर्तव्य है ऐसे क्वेश्चन को आप रट डालो। मैंने कई बार यह कहा है कि आयोग का राजाओं की पत्नियों पर विशेष नजर है, इसीलिए आप भी इन पत्नियों पर विशेष नजर रखें और पता लगाएं कौन किसकी पत्नी, किसकी बेटी, किसकी बहन थी। आयोग यहां से फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि रत्नदेव ने रतनपुर नामक स्थान की स्थापना या रतनपुर नगर की स्थापना की थी तथा स्थापना करने के पश्चात 1048 ईस्वी में इस रतनपुर को ही राजधानी बना देता है। यह रतनपुर तत्कालीन समय में अत्यधिक वैभवपूर्ण स्थान था, अत्यधिक धन धान्य से परिपूर्ण स्थान था। इस कारण रत्नदेव ने इसे कुबेरपुर की संज्ञा दी थी। इसके अलावा रत्नदेव ने प्रसिद्ध महामाया मंदिर का यहाँ निर्माण कराया था। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा रत्नदेव ने तुम्माड़ में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया, साथ ही साथ तुम्माड़ में आम्र उद्यान का भी निर्माण कराया था। अब यहां से एक और क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा पूछा गया है। आयोग ने यह क्वेश्चन पूछा था कि कलचुरी वंश के कितने राजाओं ने, या ऑप्शन में 4 राजाओं के नाम दिया था और यह पूछा था कलचुरी वंश के किस राजा की राजधानी तुम्माड़ नहीं थी। तो यहां हमने देखा कि कलिंग राज के समय से तुम्माड़ राजधानी थी, कमल राज के समय भी राजधानी थी और रत्नदेव भी कुछ समय तक तुम्माड़ राजधानी बनाकर अपना काम धाम चलाया था। तत्पश्चात
रतनपुर राजधानी बनाया। अतः आपको यह जानना बड़ा अनिवार्य है कि 3 राजाओं के समय कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज या फिर रत्नदेव के समय इन कलचुरियों की राजधानी तुम्बाड़ थी। इसे आप अपनी स्मृति पटल पे लॉक कर लें, ताला लगा लें। रत्नदेव के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम गद्दी पर बैठता है। यह वही पृथ्वीदेव है जिसकी अमोदा ताम्रपत्र से हमें उनके दादा, उसके परदादा के बारे में जानकारी मिलती है। यह पृथ्वीदेव प्रथम 1065 ईस्वी में गद्दी में बैठता है। यह महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है। साथ ही साथ इसके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं इसमें इसे समधि गता शेष पंच महाशब्द की उपाधि भी दी गई है। अतः इसकी 2 उपाधि महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी एक उपाधि जो जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है सकल कौशलाधिपति। आयोग के द्वारा कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस कलचुरी राजा का उपाधि सकल कौशलाधिपति थी, तो आपको याद रखना है पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि सकल कौशलाधिपति थी। इसके अलावा जब हम पांडुवंश पढ़ रहे थे उस समय हमें एक और राजा मिले थे, उसकी भी उपाधि सकल कौशलाधिपति थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस राजा का नाम क्या था, उस पांडुवंशी राजा का नाम क्या था जिसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इस सकल कौशलाधिपति का तात्पर्य होता है कि यह 21,000 ग्राम का स्वामी था। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वीदेव प्रथम कौशल के 21,000 ग्रामों पर कब्जा कर लिया था या उसका यहां आधिपत्य था। पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम राजल्ला प्राप्त होता है तथा इसके मंत्रियों का भी नाम प्राप्त होता है जो कि सोढ़देव और विग्रहराज थे। मंत्रियों का नाम भी बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलेखों में स्पष्ट रूप से मंत्रियों के नामों का उल्लेख है। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाया गया था। वैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका निर्माण किसने किया, तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा बंकेश्वर महादेव मंदिर जो तुम्बाड़ में स्थित है, उस महादेव मंदिर का चतुष्कीर्ण अर्थात 4 जो खंबे हैं या जिसे हम मंडप भी कह सकते हैं, उसका भी निर्माण पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया। इस पृथ्वीदेव प्रथम के 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, अमोदा से, रायपुर से और लाफा से, तथा यह पृथ्वीदेव प्रथम त्रिपुरी का सामंत था, अर्थात यह त्रिपुरी राजा के अधीन शासन करता था। अभी तक हमने जितने भी राजा देखे, चाहे वो कलिंग राज थे, चाहे वो कमल राज थे, चाहे वो रत्नदेव था, चाहे वो पृथ्वीदेव था, ये चारों अभी भी त्रिपुरी के अधीन शासन करते हैं। आयोग के द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन राजा त्रिपुरी के अधीन शासन करते थे, तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि कलिंग राज, कमल राज, रत्नराज और पृथ्वीदेव ये चारों कलिंग के अधीन शासन करते थे। पृथ्वीदेव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र जाजलदेव 1090 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही साथ यह त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करता है। कहता है कि ए त्रिपुरी वालों, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हारे राजकाज के अंदर में काम नहीं करूंगा। मुझे स्वतंत्र सत्ता चाहिए, मुझे स्वतंत्र प्रभु सत्ता चाहिए। और इस प्रकार वह त्रिपुरी की अधीनता मानने से मना कर देता है। और हम इतिहास में यह जानते हैं कि जब कोई राजा स्वतंत्र रहता है, जब कोई राजा की प्रभुसत्ता रहती है, जब कोई राजा सवर्ण में रहता है, तो
वह स्वर्ण और ताम्र सिक्के जारी करता है। अतः हमें यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस कलचुरी राजा ने सर्वप्रथम सोने और तांबे के सिक्के जारी किए, तो उसका नाम है जाजल्वदेव। जाजल्वदेव कलचुरियों में प्रथम राजा था जिसने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के जारी किए थे। जाजलदेव के स्वर्ण सिक्कों में श्री मज्जा जाजलदेव ऐसा लिखा हुआ गुदा हुआ प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके स्वर्ण सिक्के में गज शार्दुल भी लिखा हुआ है। गज अर्थात हाथी और शार्दुल अर्थात सिंह। जब आप हिंदी पढ़ेंगे उस समय आपको समानार्थी भी रटा होना चाहिए। तो शार्दुल का अर्थ होता है सिंह और गज शार्दुल अर्थात जो गज का सिंह की तरह शिकार कर लेता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह निकलता है कि जाजलदेव जंगलों में हाथियों को मारने जाता रहा होगा। इसके अलावा इस जाजलदेव की पत्नी लाछल्ला का भी नाम पता चलता है। इन पत्नियों का नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला बड़ा सुंदर सुंदर नाम है जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इस जाजलदेव प्रथम के गुरु का भी नाम पता चलता है और इनके गुरु का नाम रुद्रशिव था। इसे भी आपको याद रखना है। जाजलदेव पराक्रमी शासक था और इसने विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण किया, अभियान चलाया। अब हम इसके अभियान की चर्चा करते हैं जो प्री एज वेल एज मेंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जाजलदेव ने सोमेश्वर देव को हराया। यह वही सोमेश्वर देव है जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। बड़ा लंबा चौड़ा इसके बारे में बात किया था, अतः अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये आप जानते हैं। इसके अलावा जाजलदेव ने स्वर्णपुर के राजा भुजबल को भी हराया। अब यह भुजबल फिर से आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न करता है कि क्या यह पुराना भुजबल है। तो इस समय मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो लिखा हुआ है उसे रट डालें, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं वो इतिहासकार हैं और इतिहासकार इन सब विषय में मूक बने हुए हैं। अतः हमें इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। बस आपको यही फैक्ट याद रखना है कि जाजलदेव ने स्वर्णपुर के राजा भुजबल को हराया था, क्योंकि आपके प्री में यह क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न बैंक जब बनाएंगे तब आपको मेरा चेहरा और ये लेक्चर दोनों याद आएगा कि हाँ सर ने यह बताया था। इसके अलावा इसके एक मंत्री जगपाल देव का भी नाम पता चलता है। रतनपुर अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि जाजलदेव प्रथम का मंत्री जगपाल देव था, जो बड़ा पराक्रमी था, जो कि लंजिका, बैरागढ़, भंडारा इत्यादि स्थानों पर आक्रमण किया था और उनको विजित किया था और जाजलदेव के साम्राज्य का विस्तार किया था। इन लंजिका, बैरागढ़, भंडार इन सब के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यदि कंफ्यूजन है तो पुराना लेक्चर देख लो कि किस जगह को इन नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा जाजलदेव के एक और मंत्री जिसे महासंधि विग्राहक अर्थात विदेश मंत्री कहा जाता था, वह विग्रहराज था। इसके अलावा इसके एक और मंत्री के नाम की जानकारी प्राप्त होती है जिसका नाम पुरुषोत्तम था। जाजलदेव के द्वारा विभिन्न चीजों का निर्माण किया गया है। जाजलदेव ने जाजलपुर नगर की स्थापना की है, जो वर्तमान में जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। इसने इस जाजलपुर नगर पर एक विष्णु मंदिर बनाया, जो कि पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाया था। अतः इस विष्णु मंदिर पर पूजा का कार्यक्रम नहीं होता। जांजगीर में इसे नकटा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अतः आपको यह भी याद रखना है कि नकटा मंदिर जांजगीर में स्थित है। इसके अलावा इसने अर्थात जाजलदेव प्रथम ने पाली शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराया, रिकंस्ट्रक्शन कराया।
कैसे पता? क्योंकि इस पाली शिव मंदिर के दीवार में श्रीमज्जा जाजल देवस्य कीर्ति गुदाया हुआ है, लिखा हुआ है। इसी से यह पता चलता है कि पाली के शिव मंदिर का इसने जीर्णोद्धार कराया है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मरम्मत जब जाजल देव ने कराई है तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो इस विषय में फिर से दो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आती है, जिसको आयोग ने भी सही माना है। आयोग ने एक प्रश्न के उत्तर में आंसर लिया है कि पाली शिव मंदिर का निर्माण यही बाणवंशीय विक्रमादित्य ने कराया। ठीक है, याद रखिएगा, पाली शिव मंदिर का निर्माण बाणवंशी विक्रमादित्य ने कराया। लेकिन एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, पीएससी या व्यापम का यह क्वेश्चन था कि पाली के प्रस्तर अर्थात पत्थर से बने मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो उस क्वेश्चन के आंसर में आंसर लिया गया है बालार्जुन, वही बालार्जुन जिसके बारे में आपने पढ़ा है कहां? पांडुवंश में। तो पाली के प्रस्तर मंदिर को बनाने का कार्य महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया था। यह दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। कभी कभार आयोग बड़े असमंजस में डाल देता है और इसी असमंजस से जो निकलता है उसी का सिलेक्शन होता है। जाजल देव की मृत्यु के संबंध में ये कंफर्मेशन निश्चितता नहीं है। क्या हुआ? जाजल देव एक मकर ध्वज नामक जोगी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए, परंतु वहां से वापस लौटकर नहीं आए। अतः हम यहां से यह कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा के दौरान इन जाजल देव की मृत्यु हो गई थी। जाजल देव की मृत्यु के पश्चात या जाजल देव के तीर्थ यात्रा में जाने के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय अब गद्दी पर बैठता है। इस रत्नदेव द्वितीय के अभिलेख पाराघाट, अगलतरा, शिवरी नारायण और सरखों से प्राप्त होते हैं। यह सभी जांजगीर चांपा जिले में आते हैं। यह पाराघाट जयराम नगर के पास स्थित है और यह बिलासपुर जिले का क्षेत्र है। इस रत्नदेव द्वितीय की उपाधि प्रतापी शासक की थी, साथ ही साथ इसने त्रिकलिंगाधिपति की भी उपाधि धारण की गई थी। इस पर आप कंफ्यूज मत होना। आप जब नोट्स बनाएंगे उस समय आप अलग से यह नोट कर लेना कि किसे सकल कौशलाधिपति कहा गया, किसे त्रिकलिंगाधिपति कहा गया, सर्वप्रथम किसे कहा गया, किस वंश को कहा गया और कलचुरी में किसे त्रिकलिंगाधिपति कहा गया। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस रत्नदेव द्वितीय के अब हम अभियानों की चर्चा करते हैं। जिस तरीके से रत्नदेव द्वितीय के पिताजी जाजल देव ने त्रिपुरी की सत्ता को नकारा था, उसी तरह रत्नदेव द्वितीय ने भी अपने पिताजी का अनुसरण करते हुए त्रिपुरी की प्रभुसत्ता को नकारा, उनकी गुलामी को त्याग दिया और इसी के फलस्वरूप रत्नदेव द्वितीय का त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण से युद्ध होता है और यह रत्नदेव द्वितीय गया कर्ण को भी परास्त करता है। रत्नदेव द्वितीय उड़ीसा के गंग वंशीय शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को भी परास्त करता है। रत्नदेव द्वितीय गौड़ देश पर आक्रमण करता है। यह गौड़ देश अर्थात सागर के आसपास के क्षेत्रों को गौड़ देश कहा जाता है। इसके पश्चात यह भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण करता है तथा भंज राजा हरगोपु की हत्या कर देता है। यह चारों पॉइंट प्री की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्री में भी इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है, अतः आपको इन चारों पॉइंट को बार बार रटने की जरूरत है। इसके अलावा हम रत्नदेव द्वितीय के निर्माण कार्यों को देखते हैं। रत्नदेव द्वितीय का एक सामंत या बोल सकते हैं मंत्री वल्लभ राज हुआ था। यह वल्लभ राज कोटगढ़ में वल्लभ राज सागर बांध का निर्माण किया था। अगर छत्तीसगढ़ में सिंचाई के इतिहास को देखा जाए तो वल्लभ राज सागर सिंचाई का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। यह कोटगढ़
अकलतरा के समीप एक स्थान है। इसके अलावा रत्नदेव द्वितीय के अभिलेखों में यह भी मिलता है कि इसने अकलतरा में सूर्यपुत्र रेवंत मंदिर का निर्माण कराया था। रत्नदेव द्वितीय के पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और अकाल देव भी हुए थे। सॉरी, जयसिंह द्वितीय नहीं है, पृथ्वीदेव द्वितीय, जयसिंह और अकाल देव हुए। यह वही अकाल देव है जिसके नाम से अकलतरा शहर की स्थापना हुई थी। ठीक, तो यह अभी तक के कलचुरी शासक, इनके आगे भी और कलचुरी शासक हैं जो कि हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए आपको धन्यवाद।